Okay, so set is the first chapter of class 11th, and today I am going to start the first term set. Set is overall the collection of well defined distinct object. अगर हम कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट हो, वो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सेट है। अगर हम बोले कि ये हमारा लेटर है ए बी सी डॉट 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 जेड, सो ये भी जो होगा सो क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, अ सेट। सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स और ऑल द लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअली सेट क्या हुआ, तो सेट एक कलेक्शन हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन हो गया, मतलब एक सेट और सेट के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब उस सेट के अंदर में जो भी मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इट मीन दैट so many elements consist and make a collection of member, and a collection of member is said to be a set. The elements of a set are usually denoted by small letters. Okay, so if we are going to express any set or any element, we need to explain in a small letter instead of capital letter. It means that you have to write down in this way, like that. Okay, यूजली एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल लेटर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर कोई भी सेट है, अगर कोई भी सेट है ना, तो उस सेट को हम यूजली डिनोट करते हैं कैपिटल में। जैसे हम बोलेंगे कि ए नाम का कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है, तो जब कभी भी अगर हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें कैपिटल लेटर को ध्यान में रखना होगा, कैपिटल लेटर को। और जब कभी भी हम किसी एलिमेंट का अगर बात करें तो हमें एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, स्मॉल लेटर में करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेट का नाम कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एन, उसके अंदर में उसके अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे एन नाम का कोई एलिमेंट है, ठीक है, एन नाम का कोई सेट है, उसके अंदर में मान लो कि कोई एलिमेंट है जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो एलिमेंट को हमको एक्सप्रेस करना है किसमें, स्मॉल लेटर में, और उस कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर और द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जिसको हम सेट बोलते हैं, उस सेट का जो नेमिंग करेंगे वो कैपिटल लेटर से करेंगे, ठीक है। ये होना चाहिए कैपिटल लेटर में। जो डिनोट करेंगे हम किसी भी सेट को, वो हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंट को डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर में, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, ये जो मैंने अभी अभी ये जो लिखा n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए ई आई ओ यू, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? तो ये है सेट ऑफ ऑल वॉवेल, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ओके ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां ध्यान देने की बात है, हाउ वी रिप्रेजेंट दिस सेट। हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। वी हैव टू मेथड बाय विच वी एक्सप्रेस वी ओके, let us see. First method is said to be tabular method. टेबुलर मेथड, इस टेबुलर मेथड को हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। और सेकंड है हमारा रूल मेथड, जिसको हम बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। सेट बिल्डर या बिल्डर, सिर्फ सेट बिल्डर। ओके, सेट बिल्डर मेथड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एकदम सिंपल सा मेथड होता है, एक सिंपल सा इसका सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या है वो देख लो। जैसे मैंने अभी अभी एन नाम का एक सेट लिया था, जिसमें मैंने ए ई आई ओ यू लिया था। अभी मान लो कि मैंने एन नाम का कोई सेट लिया, वो डिनोट कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट कर रहा है। उसको मैंने इस हिसाब से लिखा, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें हमने इस करली ब्रेसेज को, करली ब्रेसेज के अंदर में, है ना, हम ब्रेसेज के अंदर में उस सेट के एलिमेंट को कॉमा कॉमा देकर जो लिखते हैं, उसी को हम टेबुलर मेथड बोलते हैं। अच्छा, अब अगर सेट बिल्डर की बात करें, तो सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सर्टेन एक रूल के हिसाब से लिखते हैं, या सर्टेन एक फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं। वो ब्रेसेस तो आएगा, वो ब्रेसेस तो आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि a इज इक्वल्स टू x इज टू x, ये लिखने का तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म का। x इज टू x is equals to 2n plus 1, where n is greater than and equal to 1, where n is belongs to natural number। अब ये जो सेट बनेगा इसका, ये जो सेट बनेगा, ये सेट जो है वो एक सर्टेन रूल पर है। यानी कि अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो पहला एलिमेंट 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। हाँ, तो हम ये क्या करेंगे कि अगर इस सर्टेन वैल्यू को अगर मैं फॉलो करूं, इस सर्टेन वैल्यू को फॉलो करूंगा, तो इसका एलिमेंट कौन कौन आ जाएगा? तो इसका एलिमेंट आ जाएगा 3, फिर सेकेंड बारी में आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और 1 5 आ जाएगा। फिर अगर 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू, हाँ, तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम जीरो लेंगे नहीं, ठीक है। हमें क्या लेना है, यहाँ पे ये जो n जो बिलोंग कर रहा है वो या तो इक्वल होगा 1 के, या तो ग्रेटर देन होगा। यानी कि हमको इसमें जो एलिमेंट अगर देना होगा, वो हमको फॉलो करना होगा नेचुरल नंबर के हिसाब से। अब आप ध्यान दो कि अगर इस सेट बिल्डर को अगर हमें रोस्टर में या टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, x इज टू x 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 हो गया।
n इक्वल्स टू 3 लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो मेरे पास जो टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड से जो रिप्रेजेंटेशन जो हम करेंगे इस सेट बिल्डर मेथड का, इस सेट बिल्डर सेट का, वो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेट जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो ये जो सेट जो आ रहा है यहाँ पे, ये जो 3 5 7 है ना, नेचुरल नंबर ना कहीं पे इंड करने जा रहा है। यहाँ देखिए, नेचुरल नंबर ना कहीं पे इंड करने जा रहा है, क्योंकि 1 से बड़ा कह दिया है तो 1 से बड़ा तो जाते जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है तो ये सेट भी इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ 3 पुट किया है, जितना मैंने उतना पुट करते जाइए, वैल्यू आते जाएगा, पुट करते जाइए, वैल्यू आते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, इस सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स की बात करें, तो ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि सेट का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। तो सिंपल है ये कि फाइनाइट उसको बोलेंगे सेट जिसके एलिमेंट्स फिक्स हो, जैसे ये वाला इसका फिक्स है, ये हमारा फाइनाइट हो गया। और मैं अगर बात करूं इनफाइनाइट का, तो ये हो गया इनफाइनाइट का एग्जांपल, ये हो गया इनफाइनाइट का एग्जांपल, ये हो गया इनफाइनाइट का एग्जांपल। अब ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों का दोनों सेम सेट है, लेकिन ये दोनों एक ही सेट है, दोनों का नाम ए ही ए है, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसी चीज को इधर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और इधर टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? हम्म। ओके ओके, देख लो, देख लो, देख। ओके ओके। So after finite and infinite set, there is another type of set which is null set. नाम सुन के ही लग रहा है कि वो क्या है, इम्पटी है ना, वो क्या है, इम्पटी है। अच्छा, इम्पटी है। A set which does not contain any element is known as null set, is known as null set। और null set को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा नल सेट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नल सेट को हम नल सेट को हम इम्पटी सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो फाइव इज इक्वल्स टू ब्रेसेस खोल देंगे और बंद कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो लेट अस टॉक अबाउट एग्जाम्पल। इफ ए इज अ सेट which represent x is to x is a prime numbers between 90 and 96। तो अगर 90 और 96 के बीच का अगर मैं प्राइम नंबर खोजूं तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे?
तो हम कहेंगे कि एक भी प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि 91 भी 13 के टेबल में आता है, 92 से 2 से डिविजिबल हो ही जाएगा, 93 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 94 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और 95 भी किसी के टेबल में आता है, आई थिंक 19 के टेबल में आता है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हाँ, तो हम ये बोलेंगे 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। हम ये बोलेंगे कि there is no any element of this set, that's why this set is known as empty set, void set और null set। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, नो एलिमेंट। ठीक है, इस टाइप के सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ये जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है ये कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर कि रोस्टर, सेट बिल्डर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेट के टाइप के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। नाम सुन के ही लग रहा है कि वैसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ ए is a set and it consists 0 as a element, so 0 is a number, so इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स हो गए, तो वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है और उस वन एलिमेंट का नाम है 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि B एक सेट है जो है x is to x plus 10 is equals to 0 where x belongs to z, so यहां पे अगर आप x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करोगे तो आपको x इक्वल्स टू माइनस 10 आएगा। तो यहां पे वैल्यू कितना आया, तो ये जो सेट है B, इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है, वो है -10, जो कि इंटीजर है। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट कंसिस्ट करे वो सेट क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। ओके, अब आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, सो देख लीजिए। टू फाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। अगर हम बोले कि A नाम का एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और B नाम का सेट है जिसमें एलिमेंट है A E I O U, तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी 5 मेंबर है या 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 मेंबर और 5 एलिमेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों का दोनों जो सेट है वो सेट क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आप मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट सेट समझने में कोई परेशानी। ओके, अब दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट जिसमें हम नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब दूसरा होता है इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट क्या होता है।
इक्वल सेट। अगर मैं बात करूं कि कोई एक सेट है, ए नाम का सेट है, नहीं दिखा, ए नाम का सेट है जो किसी वर्ड के लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ले लिया मैंने मास, और बी नाम, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि ये लेटर्स ऑफ अ वर्ड है, लेटर्स ऑफ अ वर्ड है, तो उसमें जो जो लेटर्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जरूरी है। इसीलिए तो हम इक्वल सेट कहेंगे ना, इसीलिए हम इक्वल कहेंगे कि आप उसको 2 बार रिप्रेजेंट करो या 1 बार रिप्रेजेंट करो, वो बराबर ही होगा। तो अभी हम एक वर्ड ले रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ सेट हो गया वो SAM, सैम मैंने ले लिया, एक बार मैंने मास ले लिया और दूसरे में मैंने सैम ले लिया। सैम और मास जो है सो सेट में इक्वल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में जो लेटर है वो लेटर सेम है। आप 2 बार एस लिखो या 1 बार एस लिखो, बात बराबर। अच्छा, अब ध्यान दो, यानी कि सेट में क्या चलता है कि सेट में अगर कोई सेट है जिसका नेमिंग ऐसे है, ये सब आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सब में एस है, एम है और ए है। दे ऑल आर इक्वल सेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। सी, सबसेट क्या होता है? मान लो ए और बी 2 सेट है और अगर ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो तो हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि ए का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा बी में अवेलेबल है। तो हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको ऐसे इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसमें इसमें 4 और 5 है और इसमें 4 और 5 नहीं है। हाँ, तब हो जाता, तब हो जाता, तब हो जाता, तब हो जाता। अगर इस सेट में भी 1 2 3 रहता और इस सेट में भी 1 2 3 ऐसा ही कुछ रहता और वो भले ही 2 बार 3 बार लिखा रहता तो वो दोनों इक्वल कहलाता। अच्छा, अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्यों हुआ? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये हुआ सबसेट का साइन। अब इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं सो देखो। अब एक सबसेट होता है तो एक होता है सुपर सेट। इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी एक ऐसा सेट है जिसके पास
वो सारे एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है। If every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A, then A is known as proper subset of B. Okay? और also it is said to be superset. यानी कि अगर A सबसेट हो B का, we can say that B contain A or B is the superset of A and it is written as this way. This is written as B is a superset of A. मतलब दोनों बात बराबर है। इसी चीज को इंडिकेट करने का ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, यानी कुल मिला के जिधर ये साइड रहेगा, ये वाला इधर वाला जो साइड जिधर साइड रहेगा, जैसे अगर इधर साइड है, इधर जो एलिमेंट आएगा वो सुपरसेट कहलाएगा और इधर जो एलिमेंट रहेगा वो सबसेट कहलाएगा। A is a subset of B and B is a superset of A. एक ही चीज है, जिधर ये खुला हुआ रहेगा, ऐसे समझो कि ऐसे मान के चलो ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज का, तो इधर अगर कोई एलिमेंट है तो ये कहलाएगा सुपरसेट सेट, और इधर कोई एलिमेंट अगर आएगा तो वो कहलाएगा सबसेट। इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद होगा लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसके पास नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, all the set under consideration as like the subset of the set are said to be universal set, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। दुनिया का कोई भी सेट वो सारा का सारा सेट जो होगा वो किसका सबसेट होगा? यूनिवर्सल का सबसेट होगा, यानी कि यूनिवर्सल में सब आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यूनिवर्सल यहां पे कंसिस्ट करता हूं 1 2 10 तक, और मैं ए नाम का एक सबसेट लेता हूं जिसमें 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, बस 3 ही लिया। बी नाम का एक सबसेट है जिसमें मैंने लिया 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया। सी नाम का एक सबसेट है जिसमें मैंने 1 लिया, 3 लिया, 7 लिया, 9 लिया। तो मैं क्या कहूंगा कि ए बी सी सब का सब जो है ये सबसेट है यूनिवर्सल का। बोलिए हाँ कि नहीं? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल से मतलब इन सारे का एलिमेंट ए बी सी तीनों का एलिमेंट जो भी है ये सब का सब यू में अवेलेबल है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हम उस सेट को बोलेंगे जो गिवन किसी भी सेट का वो क्या हो, सुपर सेट हो, और गिवन जितने सेट हो वो सारा एलिमेंट कंसिस्ट करता हो। बस मैं पावर सेट के बारे में बताने जा ही रहा हूं। लेट अस सी व्हाट इज पावर सेट। अभी ये बताओ, अभी तक मैंने जितना बताया ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं? चलो बढ़िया। अब देखो पावर सेट क्या होता है। अगर मैं कोई एक सेट लेता हूं जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, तो इसका सबसेट कौन कौन हो जाएगा बताओ?
इम्प्टी सेट हो जाएगा। सभी का सबसेट होता है। इम्प्टी सेट जो होता है वो इम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट ऑफ ऑल सेट, सारे सेट का वो सबसेट होता है। अच्छा, एक वन वाला हो जाएगा, एक टू वाला हो जाएगा और एक थ्री वाला मान लो हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा तुम्हारा वन टू वाला हो जाएगा, वन थ्री वाला हो जाएगा, एक टू थ्री वाला हो जाएगा, बता रहा और एक हो जाएगा वन टू थ्री वाला। रिपीट नहीं मार सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है सेट में रिपीट मारने का, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हमारा था किसी भी सेट का पावर सेट लिखने का मतलब ये होता है कि हम उनके सारे पॉसिबल सबसेट को लिख दें। पॉसिबल सबसेट को लिख दें मतलब अगर मैं बात करूं इस सेट का, ए सेट का, तो ए सेट जो है वन टू थ्री, इसके पॉसिबल सबसेट कौन कौन हो गए? एक हो गया नल सेट, एक वन टू थ्री, एक वन टू, एक वन थ्री, एक टू थ्री और एक वन टू थ्री। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर हम टू वन क्यों नहीं लिखे, थ्री वन क्यों नहीं लिखे, टू टू क्यों ना लिखे? तो वो तो फिर सेम हो जाएगा। आप एक ही आप वन टू लिखो या टू वन लिखो, सेट में वो इक्वल माना जाता है। आप टू टू लिखो या ओनली टू लिखो, आप वो सेट में इक्वल माना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पावर सेट। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसका नाम है वेन डायग्राम। ओके, so the next topic is Venn diagram. Let us see what is Venn diagram. Basically, in Venn diagram, the universal set is represented by points within a rectangle, and its subset are represented by points in a closed curve, usually circle, within the rectangle. यानी कि एक वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि रेक्टेंगल का एक पॉइंट होता है, और उनके उस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होंगे, है ना, सबसेट होंगे, उन सारे सबसेट को हम यूजुअली सर्कल में डिनोट करते हैं। और यही होता है वेन डायग्राम। और ये जो सर्कल होता है वो कंसिस्ट होता है इस रेक्टेंगल के अंदर, ऐसे। ये हुआ बेसिकली आपका सर्कल जो है सो लाई करेगा रेक्टेंगल में। ये रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट शो होगा, और इस सर्कल में इसका जितने भी सबसेट होगा उसको हम इंडिकेट करेंगे। बोलो अब। सबसेट होता है, हाँ, ठीक है। चलो, अब
वेन डायग्राम इसी को बोलते हैं। अब वेन डायग्राम का बहुत सारा सिचुएशन होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वेन डायग्राम बनता है। ठीक है, अब ध्यान दो कि ये क्या है। मान लो पहला केस है, मैंने पहला केस ले लिया, केस 1। केस 1 ये कह रहा है कि व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट आर गिवन। पहला केस है यूनिवर्सल सेट भी गिवन है और उसका सबसेट जो होता है सबसेट, वो सबसेट भी गिवन है, गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, चलो लो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो u मैंने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट जिसमें मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 और a नाम का इसका एक सबसेट बना लिया 1 3 5। ठीक, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये हमें क्या बोलता है कि हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे उस वेन डायग्राम में हमें क्या करना है। तो वेन डायग्राम में हमें ए जो होगा वो सबसेट होगा यू का, इस रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। लेट अस ड्रॉ फर्स्ट रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट। अच्छा, और ये जो सर्कल होगा इसके अंदर में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके सबसेट को, जिसका नाम मैंने ए दिया है, जिसका नाम मैंने ए दिया है। अब इस ए में है 1 3 और 5 और यू में है 2 4 और 6। अगर मैं बोलूं कि यूनिवर्सल तो पूरा रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। और उसका जो सबसेट है 1 3 एंड 5 वो उसके सर्कल में आ रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है जो यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहले जितने भी यूनिवर्सल सेट है उनको सबको एक्सप्लेन एक बार यहां पे रख लो। 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, मान लो 5 रख लिया और 6 रख लिया। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसका सबसेट जो ए है उसको सर्कल में रखना है, तो इसको मैंने सर्कल में रख दिया और ए नाम दे दिया। और यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और भी बहुत सारे केस हैं जो वेन डायग्राम के हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना जरूरी है। वो है टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है,